गरीब की 3 मंजिल झोपड़ी वाली ससुराल। भाभी, आज तो बारिश में कुछ गर्मा गर्म पकौड़े हो जाए, मजा ही आ जाएगा। हाँ, मैं अभी नौकरानी को बोल देती हूँ, वो जल्दी से सबके लिए बना देगी। सोनिया अपनी काम वाली को बोलकर सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनवाती है, जिसे अमीर परिवार वाले बड़े मजे से खाते हैं। मम्मी, मेरा तो बारिश में नहाने का मन है, क्या मैं नहाने जाऊं? बाहर देखो ना, वो गरीब रूही और मोनू भी नहा रहे हैं अपने आंगन में। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे नहाने का मन है, बाथरूम में जाकर शावर में नहा लो। और वैसे भी उन गरीबों के यहाँ शावर तो होता ही नहीं, यही उनके लिए शावर का काम करता है। ऊपर से हमारा 3 मंजिला मकान है, तुम्हें नहाना है तो छत पर जाकर नहाओ, उन गरीबों के साथ नहाने की क्या जरूरत है? चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसके बाद छत पर जाकर नहाने लगते हैं। उनके सामने ही एक गरीब परिवार रहता था, जिनका एक कच्चा घर था, लेकिन वो घर बहुत छोटा था और उसमें सदस्य बहुत सारे थे। गरीब बहू अनीता घर के अंदर ही चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है, जिसकी वजह से पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है। इस धुएं ने तो मेरी आज जान ही निकाल देनी है। माफ करना मम्मी जी, लेकिन आज बारिश आ रही है, इसीलिए हम बाहर खाना नहीं बना सकते, तो आज हम इसी वजह से घर के अंदर खाना बना रहे हैं। बेटा ठीक है, मैं जानती हूँ इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अब एक कमरे जितना घर है, उसमें परेशानी तो होती ही है। मेरी आंखों में धुआं जा रहा है, मुझे बहुत जलन हो रही है। बस थोड़ी देर और। बारिश तो बहुत लंबी चलेगी, ये तो बस शुरुआत है। ऐसे में हम बाहर भी नहीं जा सकते और घर में भी रहना मुश्किल हो जाता है। बारिश में तो बस समस्या ही समस्या होती है। जैसे तैसे घर के अंदर खाना बनाया जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर बारिश का महीना शुरू हो जाता है। उधर छत पर से उन दोनों को मस्ती करते देख रूही और मोनू नीचे अपने घर की खिड़की से उन्हें देख रहे होते हैं। देखो, वो सभी बारिश में कितने मजे कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो छत ही नहीं है। तो आंगन में तो नहा ही सकते हैं ना माँ। हम नहाने जाएं क्या? नहीं नहीं, अभी पहले हमारी मदद करो। देखो बारिश का कितना पानी घर के अंदर आ गया है। लेकिन मम्मी, हमें बारिश में नहाना है। नहीं बेटा, हमें परेशान मत करो, तुम देख रहे हो ना घर में कितना पानी आ गया है। अगर हमने जल्दी से बाहर नहीं निकाला तो घर का सारा सामान खराब हो सकता है। अब सभी धीरे धीरे बारिश का पानी घर से बाहर निकाल रहे थे। ऐसा करते हुए उन्हें बहुत देर हो जाती है। हाँ, शुक्र है सारा पानी बाहर निकल गया। हाँ, लेकिन मेरी कमर पूरी तरह टूट गई है, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। हाँ भाभी, मैं भी बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, कुछ ज्यादा ही कसरत हो गई आज। हमारा काम खत्म हो गया, चलो अब हम बारिश में नहाते हैं। हाँ चलो, चलते हैं। दोनों बच्चे जैसे ही घर के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि अब तो बारिश ही बंद हो गई थी, जिसे देखकर दोनों बहुत उदास हो जाते। अब तो बारिश ही नहीं आ रही। ये क्या, बारिश तो चली गई, मेरा कितना मन था नहाने का। कोई बात नहीं, हम अगली बारिश में नहाएंगे। कुछ देर बाद अनीता का पति मुकेश दिहाड़ी करके वापस घर लौट आता है। वो बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। अरे, आप तो बुरी तरह भीग गए, जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो ठंड लग जाएगी। अच्छा। सर्दी तो आपको लगी गई है, मैं आपके लिए काढ़ा बना देती हूँ। एक तो घर भी हमारा इतना छोटा सा है, ज्यादा जगह भी नहीं है, कम जगह में गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। काश हमारे पास ज्यादा जगह होती। वैसे हमें ज्यादा जगह की जरूरत नहीं, ये कच्चा घर, इसमें बार बार पानी भर जाता है। हम चाहे तो अपने मकान को 3 मंजिलों में बना सकते हैं। हाँ भाभी, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अमीर परिवार के मन में कुछ और ही चल रहा था। इस घर में रह रहकर तो मैं बोर हो गई हूँ, आज मेरा बड़ा मन करे कहीं बाहर जाने का, लेकिन बाहर तो बूंदाबांदी हो रही है। अरे तो क्या हुआ, सिर्फ बारिश की वजह से अपना मन मारने की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना, मैं तुम सबको लेकर चलता हूँ, गाड़ी में चलेंगे, गाड़ी में कोई परेशानी नहीं होने वाली। ओह, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। फिर सभी तैयार होकर गाड़ी में बैठकर बाहर चले जाते हैं और मॉल में जाकर खूब एंजॉय करते हैं, जिसके बाद बाहर ही खाना खाकर घर लौट आते हैं। वाह भैया, आज तो मजा आ गया। ऐसे बरसात का मौसम रोज बना रहता है। एक दिन अमीर सास रमोला गरीब उषा से मिलने उसके घर जाती है। उषा बहन, तुम्हारे घर के बाहर तो कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है, तुम ऐसे कैसे रह पाते हो? ऐसे तो घर में भी पानी चला जाता होगा। हाँ बहन, बड़ी परेशानी होती है हमें, हमारे पास पैसे भी नहीं है कि घर कोई ठीक करवा सके। अगर तुम कहो तो मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। अरे नहीं नहीं बहन जी, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी समस्या तो हल हो जाएगी। उषा रमोला से पैसे लेने के लिए बिल्कुल मना कर देती है और रमोला उनका हाल देखकर बहुत दुखी थी। जब वो घर जाती है तो सबको इस बारे में बताती है। मैंने उषा से कहा था, लेकिन उसने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। अरे, लेकिन उन्हें पैसे देने ही क्यों है? अपने घर का खुद देखेंगे, उन्हें जैसे करना है। यहाँ कोई पैसे बांटने का काम थोड़ी चल रहा है कि हमारे पास बस ऐसे ही पैसे आ गए और हम उन्हें यूं ही दे देंगे। अरे, कभी तो दूसरों के बारे में भी कुछ सोच लिया कर।
मैं तो कहती हूँ कि आप जरा दूसरों के बारे में ना कम ही सोचा करो। लेकिन सोनिया वो तो थी घमंडी, वो कभी किसी की मदद करने के लिए या उसके बारे में नहीं सोच सकती थी। वहीं दूसरी तरफ उषा के घर में आज फिर से पानी भर गया। घर के बाहर तो पानी खड़ा ही हुआ है, जिसकी वजह से कितने मच्छर भिनभिनाते रहते हैं। रात में मच्छर कितना परेशान करते हैं। हाँ, इतने मच्छर है कि अगरबत्तियां भी काम करना बंद कर देती हैं। इधर दोनों बच्चे बाहर आंगन में नहाने चले जाते हैं और वो सब पानी निकालने लगती हैं। तभी कुछ देर बाद रूही कांपते हुए अंदर आती है। उसे तेज ठंड लग रही थी और उसका माथा भी पूरी तरह गर्म हो गया था। अनीता बिना कुछ देरी किए रूही को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। उन्हें बहुत तेज बुखार है, आपको इनका खास ध्यान रखना होगा। बारिश का मौसम है, इन्हें पानी से दूर रखिएगा। और ऐसे में बहुत से मच्छर भी होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। हमने 1 हफ्ते की दवाई दे दी है, अगर आराम नहीं मिलेगा इनके बाद तो टेस्ट होंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं ध्यान रखूंगी। अनीता उसे लेकर घर आ जाती है। अब तो घर बनवाना ही पड़ेगा, नहीं तो एक एक कर सब इन मच्छरों की वजह से बीमार पड़ते जाएंगे। मैं आज ही इनसे बात करती हूँ। लेकिन शाम को मुकेश घर आता है तो पता चलता है कि जिस फैक्ट्री में वो काम करता था वो बंद हो गई। ये सुनकर घर में सभी परेशान हो जाते हैं। अगले कई दिनों तक उसे कहीं काम नहीं मिलता। जब ये बात रमोला को पता चलती है तो वो अपने बेटे से इस बारे में बात करती है। फिर अंकुर उसके लिए नौकरी का इंतजाम करता है। शुक्रिया बहन, तुमने हमारे बारे में इतना सोचा। तभी रमोला देखती है कि अनीता बड़ी परेशान है। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आंटी जी, दोनों बच्चों की तबीयत बहुत खराब है। सब बारिश का पानी भरने से हो रहा है। इनकी तबीयत में कोई सुधार ही नहीं हो रहा। हाँ आंटी जी, बार बार पानी भरने और मच्छर होने की वजह से तबीयत में कोई सुधार नहीं, उल्टा तबीयत और खराब हो गई। देखो बेटा, कुछ दिन बच्चों को मेरे यहाँ रहने दो। बच्चे कुछ दिन वहाँ रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अब वो सभी उसी घर में रहने चले जाते हैं। पता नहीं मम्मी जी को कौन सा नया शौक चढ़ा हुआ है, किसी को भी घर में ले आती हैं। पता नहीं ये फटीचर और कितने दिन हमारे घर में रुकेंगे। एक दिन जब सभी खाना खा रहे थे, तुम्हारे माँ बाप ने यहाँ क्या फैक्ट्री खोली है जो तुम्हें और खाना चाहिए? जितना मिला है चुपचाप उतना ही खा लो। ऐसा कहकर सोनिया वहाँ से चली जाती है। मोनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद रमोला आकर उसे और खाना देती है। फिर एक दिन सोनिया चक्कर खाकर गिर जाती है। तब घर में कोई भी नहीं था। रूही जल्दी से जाकर पास के डॉक्टर को बुला कर लाती है। इनका बीपी लो हो गया था, लेकिन अब ठीक है। अगर देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। मैंने इसे कितना बुरा भला कहा, लेकिन आज इन बच्चों ने ही मेरी जान बचाई। अंकुर, तुम इनका घर बनवाने का काम शुरू करवाओ। इनका 3 मंजिला मकान बनाने का ऑर्डर दे दो ताकि इनको कोई तकलीफ ना हो अब कभी बरसात में। सोनिया के बदले व्यवहार से सभी बड़े खुश थे। अब उस गरीब की झोपड़ी 3 मंजिल बननी शुरू हो जाती है। तब तक वो सब उन्हीं के घर में रहते हैं। कुछ समय बाद वो अपने घर वापस आ जाते हैं। अब उनकी भी ऊंची छत थी और एक ऐसा घर था जहाँ बरसात में कभी पानी नहीं भरता था। अब वो भी बरसात का मौसम खुशी खुशी एंजॉय करते थे। अब गरीब बहू का भी 3 मंजिला झोपड़ी वाला ससुराल था। ओफो, सूरज को उगे हुए कितनी देर हो गई। मुर्गे को बांग दिए हुए 2 घंटे हो गए, लेकिन ये हमारी बहुरानी तो अभी तक बिस्तर पर टांग पसार कर सो रही है। इन शहरी लोगों का भी ना कोई कायदा ही नहीं होता। सच में घोर कलयुग आ गया है। एक हमारा जमाना था, रात को सबसे आखिर में सोते थे और सुबह सबके उठने से पहले जाग जाते थे। हमारी सास ने तो कभी हमें सोते हुए भी नहीं देखा। और एक आजकल की बहुएं हैं, जब तक सास दरवाजा न पीटे इनकी नींद ही नहीं खुलती। बहू, ओ बहू। तभी गायत्री की आवाज सुनकर उसका बेटा राजवीर दरवाजा खोलता है। ओफो माँ, क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह कुड़कुड़ कर रही हो? ना दिन देखती हो ना रात, जब देखो बड़बड़ बड़बड़ शुरू कर देती है। अब बोलोगी भी कि ऐसा क्या हो गया जो सुबह 5 बजे आपका भाषण शुरू हो गया? ओहो, देखो तो इस शहरी चूजे को कैसे अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहा है। एक श्रवण कुमार था, वाह 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 वाह, और एक ये है बीवी का चमचा, और एक इसकी बीवी है जिससे अभी तक बिस्तर छोड़ा नहीं गया। आपका हुक्म हो जनाब, तो क्या हम अपने साथ साथ आपकी पत्नी के लिए भी चाय बना कर ले आए? क्योंकि वो महारानी तो थक गई होगी, उसकी अभी आंख नहीं खुली ना। क्या माँ, सुबह के 5 बज रहे हैं, आखिर इतनी जल्दी उठने की जरूरत क्या है? कौन सी ट्रेन छूट रही है आपकी? आप भी सो जाओ और औरों को भी सोने दो। और आप जानती है ना, नौकरी वाली बहू है आपकी, एक बार उठ गई तो सारा दिन उसे कमर सीधी करने को नहीं मिलेगी। बस इसीलिए मैं तुम्हारे बाबूजी से कहती थी कि गांव की लड़की लानी है अपने बेटे के लिए। अब शहरी लड़की ने बांध दिया ना अपने पल्लू से तुझे। अरे उस महारानी को जाकर बोल हमारे लिए चाय बना कर ले आ। ये कहकर गायत्री वहां से चली जाती है। अंदर प्रियंका ये सब बातें सुन लेती है। वो उनसे कहती है, देखा तुमने राजवीर, माँ जी रोज मुझे इसी तरह ताने मारती हैं। सब काम करके ऑफिस जाती हूँ तो भी ऐसे घूर कर देखती है
जैसे मैंने ही उन्हें सब काम करने के लिए बोला हुआ हो। जानता हूं प्रियंका, माँ शहर में तो रहती है, लेकिन आज भी वो हर बात के लिए हमें गांव से कंपेयर करती रहती है। मैं बेटा होकर उनके इस बिहेवियर से दुखी हो चुका हूं, तो तुम तो फिर भी बहू हो, तुम्हारा वो क्या ही हाल करती होंगी मैं समझ सकता हूँ। मुझे लगता है उनको मेरे ऑफिस जाने से परेशानी है। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ, कुछ महीनों के लिए वर्क फ्रॉम होम ले लेती हूँ। अब प्रियंका घर से ही काम करने लगती है, जिससे अब उसे घर के काम भी साथ साथ करने पड़ते। जल्दी खाना ला बहू, अब क्या अगले साल परोसेगी खाना? ना जाने इतनी सुविधा होते हुए भी इतनी देर क्यों लगती है इन्हें। कुछ देर बाद प्रियंका अपनी सास को खाना परोसती है, जिसे खाने के बाद ओफो, ये क्या है बहू, इस दाल चावल में तो 10 पैसे का भी स्वाद नहीं है। लेकिन माँ जी, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। लेकिन खैर, इसमें तेरी गलती भी नहीं है। इस शहर के खाने में तो कुछ भी स्वाद नहीं है। खाना तो हमारे गांव के चूल्हे पर बनता था, जिसका स्वाद ही अलग होता था। क्या ताजा स्वादिष्ट खाना होता था। खैर कोई नहीं, मन मार कर यही खा लेती हूँ। दिन का काम निपटा कर प्रियंका ऑफिस के काम में लग जाती है। फिर शाम को वो अपनी सास को चाय बनाकर देती है, जिसे पीते ही गायत्री उसमें भी नुक्स निकालती है। इस शहर का ना तो पानी अच्छा है और ना ही दूध, ना जाने कैसे मिलावट करके आता है। इस नास पीटे आरओ का पानी पीकर तो मैं बीमार रहने लगी हूँ। गांव के कुएं का वो शुद्ध पानी पीकर लोग 100-100 साल तक जिंदा रहते थे। अपनी सास का गांव के प्रति लगाव देखकर प्रियंका अपने पति से बात करती है। मुझे तो लगता है माँ जी तो यहाँ आ गई है, लेकिन उनका दिल उसी गांव में रह गया। उस गांव में ऐसा क्या है जो माँ को वहां की इतनी याद आती है? आखिर कोई कमी थोड़ी ना छोड़ी हमने यहाँ माँ के लिए। उनकी पसंद की हर चीज है यहाँ। लगता है बाबूजी से बात करनी होगी। राजवीर अपने पिता के पास जाता है। बाबूजी, माँ पहले भी गांव की बात करती थी, लेकिन मैं देख रहा हूं जब से प्रियंका इस घर में आई है ना, तब से वो हर बात को लेकर उसके पीछे ही पड़ गई है। बाबूजी, प्रियंका शहर की लड़की है, पढ़ी लिखी है, वो माँ की इतनी सेवा करती है, फिर भी वो हर वक्त गांव से उसके हर काम को कंपेयर करती रहती है। अब तुम्हारी माँ की इस आदत से तो मैं भी परेशान हो गया हूं। बड़ा शौक है ना उसे गांव जाने का, तो तुम हम सबकी ट्रेन की टिकट करवाओ। कुछ दिन हम इसको गांव लेकर चलते हैं, वहां रहेगी तो क्या पता उसका थोड़ा पारा कम हो जाए। अब वो दोनों अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर कुछ दिन उनके साथ गांव चले जाते हैं, जहां उनका पुराना झोपड़ी वाला ससुराल होता है। अपने उस झोपड़ी वाले ससुराल को देखकर प्रियंका कहती है, झोपड़ी में ससुराल? राजवीर, क्या माँ जी इसी झोपड़ी के लिए हर वक्त गांव-गांव की रट लगाए रहती थी? यहाँ तो ना तो डबल बेड और ना ही कोई सुविधा, फिर इस खाट और चूल्हे के लिए माँ जी इतना गांव-गांव करती थी। बहू, इस गांव में कोई सुविधा नहीं थी, तभी तो हम शहर गए और वहां खुद की मेहनत पर मकान खड़ा किया। लेकिन तब भी वो हमेशा मुझे ताने ही देती थी कि मैं उसे यहां से ले गया। लेकिन अब वो यही व्यवहार अपने बेटे बहू के साथ करेगी तो आखिर कैसे चलेगा? मैंने ही उसे इस घर से दूर किया था ना, इसलिए अपनी भूल सुधारने के लिए उसे यहाँ उसके झोपड़ी में ससुराल में लेकर आया हूँ। मैं भी तो देखूं वो कितने दिन रह पाती है इस झोपड़ी वाले ससुराल में। उस झोपड़ी वाले घर की साफ सफाई करके प्रियंका चूल्हे पर खाना बनाने जाती है, लेकिन काफी देर तक वो आग जलाने की कोशिश करती है, पर उससे वो आग नहीं जलती। आखिर में उसकी सास आकर चूल्हे में आग जलाती है, जिस पर प्रियंका खाना बनाती है, लेकिन चूल्हे की आग से घर में धुआं हो जाता है और प्रियंका खांसने लगती है। फिर जैसे तैसे खाना खाकर वो सब सो जाते हैं, लेकिन उस रात उनमें से किसी को भी उन खाट पर नींद नहीं आती। अगली सुबह, आहा, इस चारपाई पर सोकर तो मेरी कमर ही दर्द हो गई। लगता है उन शहरी गद्दे की आदत शरीर को लग गई है। फिर नहाने के लिए घर में पानी नहीं होता तो रामदीन गायत्री से कहता है, जाओ अब तुम जाकर कुएं से पानी लेकर आओ। तुम्हें कुएं का पानी बड़ा पसंद है ना, जाओ जाओ। क्या मैं? फिर सर पर मटका लेकर सास कुएं की ओर जाती है, लेकिन अपनी सास को देख प्रियंका भी उनके साथ चली जाती है, जहां उन्हें गांव की कुछ औरतें मिल जाती हैं। सच में लता, भले ही मैं शहर चली गई, लेकिन दिल तो मेरा आज भी गांव में ही रह गया। बड़ी अजीब हो तुम गायत्री, शहर में भला ऐसी क्या कमी है? वहाँ तो हर सुख सुविधा होती है। गांव में इतनी गरीबी है, कच्ची झोपड़ी तेज बारिश में कब ढह जाए कह नहीं सकते। 4-4 दिन तक बिजली नहीं रहती, गर्मी में सड़ते रहो, और पानी भी पीना हो तो कुएं से पानी खींचो, तब जाकर उसमें से पानी लो। बच्चों के लिए ना तो ढंग का स्कूल है, ना कॉलेज, ना अस्पताल, ना तो कोई सुविधा ही नहीं। लता बिल्कुल ठीक कह रही है गायत्री, रामदीन भाई साहब ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, शहर में इतनी सुख सुविधा दी, और एक तुम हो जो अभी भी इस गांव के लिए रो रही हो। प्रणाम काकी, यही तो हम भी कब से माँ जी को समझाना चाहते हैं कि शहर में उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। बुढ़ापे का शरीर है, आधी रात को तबीयत खराब हो जाए तो आसपास बड़े अस्पताल तो है ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ तो कोई कमी नहीं है।
अब गायत्री को अपनी गलती का एहसास होता है और वो 2 दिन बाद ही अपने परिवार वालों के साथ शहर लौट आती है और मुलायम गद्दे पर आराम से एसी चलाकर सोती है। अब वो कभी गांव को शहर से कंपेयर नहीं करती और ना ही अपनी बहू पर कभी भी इस बात का गुस्सा निकालती।